बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला खुश रखे। स्टोरी नेम वक्त के उलझे धागे। जल्दी करो रास्ता दो, कोई उजलत में चिल्ला रहा था। नीम बेहोश राजिया की सारी यादें आपस में गड़बड़ होती चली गई थी। उसको सिर्फ पहियों की आवाज आ रही थी। उसका जहन कह रहा था कि ये इस स्ट्रेचर की पहियों की आवाज है जिस पर डालकर उसे अस्पताल के अंदर कुछ हाँफते कांपते लोग दौड़ाते हुए लेकर जा रहे हैं। मगर दिल कह रहा था कि ये तो गाड़ी के पहिए हैं जिसमें उसे भाई ने पार्लर से बिठाया था और अब सड़क पर जल्दी मचाए रास्ता दो की रट लगा रहे थे ताकि शादी हाल में पहुंचने में ताखीर ना हो। इस वक्त उसने मुड़कर सोचा था, देर तो हो ही गई है। कितने अरमान थे उसके कि उसका दूल्हा भी जीन आस्टन के नावलों की तरह सफेद घोड़े पर आए। घोड़े के लहलहाते बालों के साथ उसका लंबा कोट भी हवा से बातें करे, मगर उसके नसीब में था शराफत, जिसने होश संभालते ही अपना नाम शहरोज कर लिया था। फिल्मी नाम और फिल्मी काम उसमें और जीन आस्टन के हीरो में एक ही ममासलत थी, और वो थी 200 साल कदीम फैशन सेंस, जिसमें जिल्द से चिपकी पैंट और कमीज के नीचे लगे फोम के कंधे शामिल थे, जिसके बायस जब वो चलता था तो लोग शक्ल के बजाय तजस्सुस से टांगे देखने लगते थे कि ये घुटने इन कंधों को लिए मंजिले मकसूद पर पहुंचा सके, जबकि उसकी नस्ल में राजी खुशी रहने का बिल्कुल फैशन नहीं था। ये तो वो कौम थी जिसने लॉन के सूटों में ऐसी दिलचस्पी दिखाई थी कि पहले अगर 4 ब्रांड्स थे तो उनकी मेहरबानी से अब 400 हो गए थे, और उनके भी फी मौसम 4 वॉल्यूम आते थे। तो नाम भी राजिया रखा और सीख भी यही थी कि हर एक को राजी रखो, चाहे इसमें अपनी कमर क्यों ना दोहरी हो जाए। और वो ऐसी ही बनी हुई थी जब तक आसिया खाला ने अपने बेटे के लिए उसका सवाल नहीं किया था। अम्मा ने बहुत संजीदगी से उसको पास बिठाकर बुलाई ली। आसिया अपा आई थी, बहुत चाह से तुम्हें शराफत के लिए मांगा है। अम्मा ने शफकत से सर पर हाथ रखा तो दुपट्टे का पल्लू होंठों पे रख कर राजिया खिल खिल करके हंसने लगी, और उसकी हंसी तो ऐसी ही बेलगाम थी। एक बार जो छूटती तो ब्रेक फेल हुई गाड़ी की तरह रुकने का नाम ही न लेती। वो हंस हंस कर दोहरी हो गई। उसके लिए ये ख्याल ही बहुत मुज़हका खेज था कि वो और शराफत कभी जिंदगी के हम सफर हो सकते हैं। जब हंस हंस कर उसके पेट में बल पड़ने लगे तो उसने बिस्तर पर लेटकर दोनों हाथों से पेट पकड़ लिया। इसी लम्हे अम्मा ने गुस्से के मारे एक घोंसा बनाकर पेट में ऐसा दिया कि फौरन उसकी खड़खड़ करती हंसी बंद हो गई, जैसे पेट में ही वो नलका था जिससे फुहारे की तरह हंसी निकल रही थी। हद करती हो अम्मा, 50 रुपए से ज्यादा आज तक उसने ईदी नहीं दी, और एक दफा मकान बनने पर बहुत दिल बड़ा करके आपको सूट दिया था, और आप गुड़िया बाजी की शादी पर पहन कर गई थी तो पता लगा 3 और औरतों ने वैसा सूट पहन रखा था। तब बात खुली कि आसिया खाला थोक की मार्केट से थान लाई थी, और खानदान के 12 घरों को वही सूट मिला था। शुक्र है जो 12 की 12 औरतें वही सूट पहन कर नहीं आ गई, वरना सबको लगता कि जनाना बैंड बजाने वालियां बुलाई हुई हैं। आपकी अम्मा ने एक और थप्पड़ उसकी कमर पर जड़ दिया। जुबान देखो अपनी, किसी ने रिश्ता मांगा है तो शुक्र करो, समझो एजाज बख्शा है। अम्मा सख्त खफा नजर आ रही थी। आसमान से उड़ता हुआ कालीन मुझे हुकाफ की सैर कराने के लिए नहीं उतरा जो मैं एजाज समझूं। शहरोज का रिश्ता आया है जो आरफ लोहार जैसे हेयर स्टाइल के साथ खुद को सलमान खान समझता है। बमुश्किल एफए किया है और मैं एमए इंग्लिश हूँ। इस बार जुमले के बीच में ही राजिया कूद कर कमरे के दूसरे कोने में जा खड़ी हुई थी ताकि अम्मा को हाथ बढ़ाकर मारने में कामयाबी ना हो। खुदा का खौफ करो, अच्छे भले लड़के को तबसरे की भेंट चढ़ाकर जोकर बना डाला। क्या फायदा ऐसे एमए इंग्लिश का जिससे सिर्फ लफ्जों की हेर फेर ही सीखी है। बेशक उन्होंने गोद में बिठाकर नवाले नहीं खिलाए थे, मगर शराफत उनका भांजा था। उसकी बुराई उनके दिल को लगी थी। पढ़ाई में आगे नहीं गया क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी। दादा की जायदाद है, बाप का कारोबार है जिसको वो बहुत दयानत से चला रहा है, अम्मा ने फखर से जताया। बर्तनों की दुकान है, कारोबार। उसकी नापसंदीदगी किसी तौर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
जबकि वो अच्छी तरह जानती थी अम्मा गलत नहीं कह रही। कपड़ों में शहरोज की पसंद जनाना हद तक रंगीन थी, मगर वो ऊंचे मिजाज का नहीं था। जिम्मेदार भी था, जो कम उम्री में कारोबार की जिम्मेदारी ले ली थी, मगर ये एमए इंग्लिश उसके गले की हड्डी बन गया था। उसको अब अंदरून लाहौर की तंग गलियों में बचपन गुजारने वाला शराफत उर्फ शहरोज पसंद कैसे आता। अब तो डिफेंस में 10 मरले का घर है आसियापा का। बहू आएगी तो राज करेगी। अब तो डिफेंस में 10 मरले का घर है आसियापा का। बहू आएगी तो राज करेगी। माओ की साइकी भी अजीब होती है। कभी खुद ही अपनी आपा के सादा फर्श पर दस्तरखान बिछाकर खाने वाले खानदान का मजाक उड़ाती थी, जो बड़े आराम से खुद खाना खाते और उनके बच्चे खाना बरसाते थे। खाने के बाद सहन का ऐसा मंजर होना था गोया लंगर तकसीम हुआ हो। इसलिए जब तक इकट्ठे रहे यही रिवाज रहा कि दोपहर के खाने के बाद सहन धुलता था, यानी जो खाया हजम भी कर लिया। अब जब उन्होंने रिश्ता भेजा था तो अचानक ही उनको सरखाब के पर लग गए थे और अम्मा के मुंह से तारीफें खत्म नहीं हो रही थी। जिस तरह दादा के मरने के बाद उन्होंने झट अंदरून का मकान और गांव की जागीर बेचकर सीधा डिफेंस में छलांग लगाई थी, वैसे ही अपनी नंदों की मुंह फाड़ कर बोलने वाली बेटियों को छोड़कर अब मेरे पीछे पड़ गई हैं। ये सब भी स्टेटस अपग्रेड करवाने के लिए कर रही हैं, मगर जो भी कर लें रहेंगे वो पेंडू के पेंडू। अब के उसे यकीन था कि अम्मा की फ्लाइंग चप्पल उसका सर फोड़ेगी, मगर लफ्ज पेंडू ने अम्मा को हकीकत में मुश्तइल कर दिया था। पेंडू यानी गांव से होना असूलन एक पहचान थी, मगर इर्तिका लुगत ने इसको ऐसे मायने दे दिए थे कि अब ये लफ्ज दूसरों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होने लगा था। राजिया अच्छी तरह जानती थी कि किसी दूसरे को पेंडू कहकर वो खुद अपनी तरबियत पर उंगली उठा रही है। अपनी अम्मा की अंगारा आंखों को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अम्मा ने सुर्ख आंखों से उस पर खूब गोले बरसाए, फिर तूफान के बाद की खामोशी की तरह सब चुप हो गए। राजिया भी जानबूझकर अम्मा को मनाने नहीं गई। ये तो वही बात हो गई, बकरा खुद कसाई को छुरी तेज करके पकड़ा दे। लेकिन इस चुप के रोजे में दोनों को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। राजिया की सहेली अफरोज की शादी थी, जिसकी वो महीना भर से तैयारी कर रही थी। उसने पैसे जोड़ जोड़ कर बड़ा कीमती मुकेश का सूट तोहफे के लिए खरीदा था। उसने और अम्मा ने रक्षों पर बाजार जाकर राजिया के नए अच्छे डिजाइन के जोड़े बनवाए थे। उनका घर ऐसा पहला शादी का दावतनामा आया था जहां फंक्शन फार्म हाउस में मुनक्कद होना था। अब तक उनकी नस्लों ने वन डिश वाली हाल की शादियां ही देखी थी, जिनमें से आधी शादी में वो अच्छी कुर्सियां ही ढूंढते रहते थे ताकि स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन तो नजर आ सकें। अब तो लाहौर में 10 बजे हॉल की लाइटें बंद होने की पाबंदी से फंक्शन शादी कम ओलंपिक्स की दौड़ ज्यादा लगने लगे थे। अब राजिया को वालदैन ऐसे फंक्शन में बुलाया था जिसमें वक्त और खाने की कोई कैद नहीं थी। अम्मा तो मेहंदी वाले दिन मगरिब की नमाज अदा करके मुंह पर चादर ओढ़ कर लेट गई। दिल ही दिल में वो चाहती थी कि राजिया आकर माजरत करे और इसरार करके साथ ले जाए, मगर राजिया पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली नहीं थी। उसे ऐसा शौहर नहीं चाहिए था जिससे उम्र भर हेयर स्टाइल पर मुकाबलाबाजी होती रहे। इसलिए छोटे भाई को साथ लिया और चल दी। उसकी अम्मा ने इस शादी के लिए खास एहतमाम इसलिए भी करवाया था क्योंकि अफरोज की अम्मी ने कई बार कहा था कि राजिया जैसी होनहार लड़की के लिए वो अपने जानने वालों में बात चलाएंगी। इससे पहले भी 2 अच्छे घरानों से रिश्ता देखने लोग आ चुके थे, मगर उन लोगों ने राजिया को इस ऐनक से देखा था जिससे अब राजिया शहरोज को देख रही थी। मेहंदी की तकरीब वाकई ऐसी थी कि आंखें चुंधिया जाएं। फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते गाड़ी से उतरते ही शुरू हो गए थे। ड्राइवर गाड़ी की चाबी पकड़कर पार्किंग में ले गया और राजिया और उसका भाई दुपट्टों और गुलदस्तों से बनी रविश पर चलकर अंदर पहुंचे तो शामियाने से जितने फानूस लटक रहे थे उतने ही कदादम आईने जमीन पर जगह जगह रखे थे। फिर जब हल्ला गुल्ला और म्यूजिक शुरू हुआ तो वाह वाह हो गई। कान के पर्दे फाड़ते म्यूजिक में राजिया को सारी बातें भूल गई कि किस तरह वो अम्मी के साथ आसिया खाला के अंदरून लाहौर वाले घर दिन गुजारने जाती थी और अपनी कजन के साथ छत पर खड़ी होकर जामन खाकर गुठलियां हमसायों की छत पर फेंकने का मुकाबला करती थी। जिसकी गुठली जितनी दूर वाली छत पर गई वो जीत गया। राजिया को रटने की खुदादाद सलाहियत अता थी। ऐसा हर्फ ब हर्फ याद करती मानो घोल कर पिया हो। अक्सर तो जज्बाती होकर
एक मुसन्निफ के 2 नावलों के औसाफ मिलाकर लिख डाल दी। मुम्तहन उसको बारीक बीनी जानकर नंबरों की बरसात कर देता। ये पढ़ाई में अच्छा होने की मेहरबानी उस पर ना होती तो वो भी अपने मामू की बेटी शबाना जैसी होती, जिसका मैट्रिक की छुट्टियों में शहरोज से मौसमी बुखार जैसा अफेयर चला था। शहरोज उसके लिए आछी गुलाबी परस और हरे तोते जैसे रंग की नेल पॉलिशों जैसे तोहफे लाता, और दोनों अक्सर खाने पीने की दुकानों और ठेलों पर पाए जाते। चूंकि दोनों के पास मौजूदात की कमी थी, इसलिए रिश्तेदारों के ही गुनाह झाड़ते रहते। पर किसी निसाबी साल की तरह फर्स्ट ईयर में दाखिला होते ही उनका ताल्लुक भी खत्म हो गया। अब उसकी अम्मा चाहती थी वो शबाना की हम पल्ला हो जाए। सब कुछ भुलाए उसने खाने से खूब इंसाफ किया और जब तक वेटर डालते रहे खाती रही। फिर फारग होकर अपनी सहेलियों को ढूंढा जो कोने वाले एक कमरे में अफरोज को घेरे हुए थी। अरे तुम्हारी अजीज राजिया किधर रह गई? मुझे तो आज तक कुल्फी नहीं खिलाई, और तुम्हारे लिए बड़ा तोहफे का डब्बा लाई है। जिस लड़की ने तबसरा किया था उससे राजिया की वैसे ही नहीं बनती थी। खैर, आगे पीछे तो मेरे लिए भी समोसे से ज्यादा कुछ पर्स से नहीं निकला। आज ही कुछ लाई है अपने स्टैंडर्ड का। सुबह उसने किसी के तोहफे को नियत के बजाय पैसे से तोला था। अब उसके साथ वही हो रहा था। आज इतनी अच्छी तो लग रही है, देखा है उसका जोड़ा कितना स्टाइलिश है? उसकी एक और सहेली ने उसकी तरफदारी की। हाँ, बड़ी यूनिवर्सिटी से एमए कर लिया है, अच्छे डिजाइन के कपड़े बनवा लिए हैं, पर रहेगी तो वही पेंडू वही ना। ये तबसरा अफरोज ने नहीं किया था, मगर उसने करने वाली को ताइदी निगाह से देखा जरूर था। इस वक्त इस शामियाने में सजे बेशुमार आईनों में राजिया को अपना अक्स नजर आने लगा था। हर जाविये से वापसी पर गाड़ी के पहिए चलते रहे तो राजिया की सोचें भी रवां रहीं, फिर पहिए रुके तो माजी की सब सोचें भी रुक गईं। अब वो स्ट्रेचर से बिस्तर पर डाल दी गई थी और नर्सें उसके वाइटल ले रही थी। इन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर ने करीब खड़े उसके शोहर से पूछा। ठीक ठाक थी, फिर सर में दर्द की शिकायत की, अचानक बेसुरोपा बातें करने लगी और बेहोशी में बुड़बुड़ाने लगी। डॉक्टर ने तफसील सुनकर बिस्तर के इर्द गिर्द पर्दे खींच दिए। उसका शोहर इमरजेंसी से बाहर निकलकर वेटिंग एरिया में आया जहां उसकी माँ का वावेला जारी था। वो बार बार झोली फैलाकर कह रही थी कि हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया। कभी अपना सर पीटने लगती तो कभी सीना, जैसे मरीजा को इन्हीं अवामिल से आराम आएगा। साथ ही उसकी रोशनी फुप्पो बैठी थी, जिनको आनन फानन निकलने की वजह से मौका की मुनासबत से अपना मेकअप हल्का करने का वक्त नहीं मिला था, इसलिए नीले आई शेड और जामनी लिपस्टिक के साथ बालों के जूड़े में बड़ा सा सूरजमुखी वाला क्लिप लगा रखा था। इस हुलिये में बौखलाई हुई इधर उधर देखती तीमारदार से ज्यादा दुल्हन की डोली के साथ जाने वाली अजीजा लग रही थी। उसने बाकी अफराद गिने तो एहसास हुआ उसके अपने बच्चों के साथ 2 बच्चे हमसायों के भी आ गए थे। दिल ही दिल में उसने खुदा की कुदरत और जापानी गाड़ियों को खिराजे तहसीन पेश किया, जो इतने अफराद घर से अस्पताल पहुंच गए और रास्ते में किसी का दम भी नहीं घुटा। फिर खुद भी वो कोने में सर पकड़कर बैठ गया। अरे मुझे पता होता इसकी तबीयत इतनी खराब है तो खुद बड़े के कीमे के कबाब बनाकर लाती, मगर इसने तो भिनक ना पड़ने दी। ऐसी ही है जैसे मुंह में जुबान नहीं, अपना दर्द भी कभी नहीं कहती। खुदाया मेरी बहू को सेहत बख्श। ये पहला फेज था जिसमें वो बयान करने के अंदाज में दुआएं मांग रही थी। उनकी नीयत ठीक थी मगर याददाश्त कमजोर थी। अल्लाह ने राजिया को जुबान दी थी मगर उसका इस्तेमाल उनको इतना नागवार गुजरता था कि राजिया ने खुद ही जुबान को आराम देना शुरू कर दिया। और ये इस सब का ही नतीजा था, जो दिल इतना भर गया कि जब्त दिमाग पर चढ़ गया था। राजिया के शौहर ने कुड़कर माँ के बड़े के कीमे के कबाब याद किए। उसकी माँ को सर दर्द से लेकर दिल का दौरा पड़ने तक हर चीज का इलाज बड़े के कीमे के कबाब लगते थे, और इस पर उनका कुछ ऐसा एतकाद था कि पहला लुकमा लेते ही हमेशा भली चंगी भी हो जाती थी। चंद मिनट बाद अम्मा की तीमारदारी का दूसरा फेज शुरू हुआ और वो बेआवाज आंसू बहाने लगी। अब रोशनी फूफो को भी लगा कि उनके नंबर कम रह जाएंगे, तो उन्होंने 2 मिनट ऊंचा ववेला करने के बाद कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली, जैसे बेहोश हो रही हो। मगर राजिया का शोहर आराम से बैठा रहा, उसके लिए मामूल था और ठीक उसके अंदाजे के मुताबिक। 15 मिनट में दोनों नंद भावज मरीजा से ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगी थी, और बदकिस्मती से अस्पताल में बड़े के कीमे के कबाब दस्तयाब नहीं थे।
اس لیے تمام کنبے کو لے کر کینٹین چلی گئیں۔ یہ فیز 3 تھا جہاں انہیں ہر چیز کو چکھ کر اس میں 10 خامیاں نکالنے کا فرض ادا کرنا تھا۔ آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے، آپ اندر آ جائیں۔ نرس نے اچھی خبر سنائی تو وہ فوراً لپکا۔ تم کون؟ راضیہ نے ذہن پر زور ڈالا۔ میں شہروز، تمہارا شوہر۔ اسے اپنی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شہروز، راضیہ نے ذہن پر زور ڈالا۔ تم میرے شوہر کیسے ہو گئے؟ وہ یوں گرج کر اٹھی کہ نرس کو بھی دونوں کے رشتے پر شک ہونے لگا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو؟ نرس نے پوچھا۔ 10 سال ہو گئے، 3 بچے ہیں ہمارے۔ شہروز کو وضاحت دینا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے میری تو کلاس فیلوز میرے لیے ایک سے ایک ہیرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے تم ہی ملے تھے شادی کے لیے، جس کا شبانہ سے چاٹ مسالے جیسا افیئر تھا۔ ہائے، چاٹ مسالہ؟ نرس بھی متعجب ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں تو کھانے کے علاوہ انہیں آتا ہی کیا تھا؟ دہی بھلے اور گول گپے کھا کھا کر رشتہ داروں کے مزاحیہ نام رکھتے تھے۔ عظمیٰ خالہ کے شوہر کا قد ان سے 2 فٹ لمبا تھا، ان کا نام گلی ڈنڈا رکھ دیا تھا، اور ان کے نندوئی کا نام شٹل کاک رکھ دیا تھا، جو ماں کی سن کر بیوی کے گوٹ میں جا گرتا اور بیوی کی سن کر پھر ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ ایک دفعہ عمران ماموں بھی اسی دکان پر گئے تو دکاندار تک ان کے ذکر سے اتنا باخبر تھا کہ فوراً ان کی کرکٹ امپائر والی ہیٹ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ وہی عمران ماموں ہیں جن کی ہیٹ میں ہم بچپن میں نانی جان کی ریوڑیاں چرا کر چھت پر لے جاتے تھے۔ شکر ہے دکاندار کو تم دونوں کا نام نہیں پتا تھا، ورنہ سب کا بھانڈا پھوٹتا۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح پتھر برسا رہی تھی۔ شہروز کے لیے اس کے الفاظ سے زیادہ یہ بات حیران کن تھی کہ وہ ایسے بول رہی ہے جیسے دل کا زبان سے براہ راست تعلق ہو گیا ہو۔ وہ تو گن کر لفظ بولنے والی خاموش لڑکی تھی۔ شادی کے 10 سالوں میں شبانہ کا قصہ کبھی نہیں چھیڑا تھا۔ اب جب وہ 1 دہائی کے دکھ سکھ بانٹ کر 3 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے تو اس نے یہ تذکرہ شروع کر دیا تھا۔ تم بھول رہی ہو، ہم بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بہت بدل گیا ہوں۔ ہاں شکر، تم نے بال کٹوا لیے، مگر کپڑے اب بھی ایسے چست اور رنگین پہنے ہیں۔ لگتا نہیں کچھ خاص بدلا ہے، پھر کہتے ہو ہماری شادی ہو گئی۔ اگر میں 10 دن بھی یہ اورنج اور نیلی قمیض دھو کر استری کروں تو میرا دماغ الٹ جائے۔ راضیہ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا۔ نرس فوراً ڈاکٹر کو بلانے دوڑی۔ حوصلہ رکھو راضیہ رانی۔ شہروز بھی ایک دم گھبرایا۔ راضیہ رانی کے الفاظ سن کر وہ چونکی، رکی، اسے واقعی کچھ یاد آنے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ بہت خوش ہو، اب تو ہمارے بچے بڑے اسکول میں جاتے ہیں۔ شبانہ کو اگر چاٹ کھلاتا تھا تو تمہیں مہنگے مہنگے برگر کھلائے ہیں۔ کم عمری میں اس کے منہ سے رے کی جگہ ڈے کا پھسلنا معمول تھا۔ اس عادت کو وہ بہت حد تک قابو کر چکا تھا، پھر بھی اکثر جذباتی ہوتا تو ڈے ساری قیود توڑ کر دیوانہ وار باہر دھمکتا تھا، اور اس مانوس اڑے کی نکلتے ہی راضیہ کی گمشدہ یادداشت حال میں آ گئی۔ آئی یہ گڑبڑ، بڑھ گڑ، وہ بگڑ کر بولی اور پھر بستر پر مچلنے لگی۔ کتنی بری لگتی تھیں تمہارے گھر میں ہر 4 دن بعد بننے والی توریاں اور لوکی، مگر ان کو نگلنے سے زیادہ تکلیف دے تمہارے منہ سے نکلا بڑگڑ اور پائستہ ہضم کرنا تھا۔ تم نے تو پہلی بار مجھے ڈونٹ کھلا کر پوچھا تھا کہ بن پسند آئے۔ میں تصحیح کرتی تھی تو تمہیں لگتا تھا اپنی پڑھائی کا روب جھاڑ رہی ہوں، اس لیے تمہاری محبت میں اپنے ایم اے کو میں نے الماری میں بند کر دیا۔ راضیہ جیسے زبان سے دستوں گریبان ہو رہی تھی۔ شہروز بھولا انسان تھا، ساری گفتگو میں ایک محبت ہی سنائی دیا تھا۔ آج سالوں بعد تم نے کہا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے لگا تھا یہ جذبہ بھی کہیں تالے میں بند ہوگا۔ 10 سال میں اس کی فلمی سوچ بھی زیادہ نہیں بدلی تھی۔ کہتی نہیں ہوں پر کرتی تو بہت ہوں، وہ بھڑک کر بولی۔ جبھی تو تمہاری خود کو ڈھول سمجھنے والی ڈھول جیسی پھپھو کو اب تک بالوں کا جوڑا بنانے میں مدد کرتی ہوں۔ اتنی اینٹیں دیواریں چین میں نہیں ہوں گی جتنی ان کے سر میں پننے لگتی ہیں۔ اور تمہاری اماں، ایک دفعہ خالو کے بیمار ہونے پر میں نے کہا جنجر اور ہنی دیں، افاقہ ہوگا، تو بگڑ کر کہنے لگی کہ رہنے دو یہ اپنی فضول ترکیبیں۔ آدھے گھنٹے بعد ادرک کے پانی میں شہد گھول کر پلایا اور 10 دن مجھے سنایا کہ ان کے ٹوٹکوں سے ہی آرام آیا۔ اس کے بعد میں نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا۔